आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो आज हम लोग विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये जो है सो आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, यानी कि कौन सी ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो इसमें एक रिएक्शन भी आता है, वो क्या है कि देखिए जनरली आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, जब ये रिएक्ट करता है आपस में और ये किसके प्रेजेंस में, तो कहता है कि सनलाइट रहेगा आपका और यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा। ठीक है, क्लोरोफिल रहेगा। तो इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो आखिर ये क्या बनाता है, तो ये दो चीज़ों का निर्माण करता है, C6H12O6 और साथ ही साथ ऑक्सीजन। तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, ये देखिए कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, यानी कि चेचक जो बीमारी है उससे बचने के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। और इन्होंने कब किया था, तो इन्होंने 1976 में किया था और यही जो है सो आपके एडवर्ड जेनर महोदय हैं। फिर जोनास साल्क जो है इन्होंने किसका खोज किया था, तो ये जो है सो पोलियो का जो टीका होता है उसका खोज किया था। चार्ल्स डार्विन जो हैं इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। और उसके बाद अगर लास्ट में बात करें, हाफनिम की बात करें, तो इन्होंने हैजे से जो फैलती है बीमारी, तो हैजे से बचने के लिए जो सो टीके का खोज किया था। तो हैजे से बचने का टीका इन्होंने दिया था। आपसे पूछा चेचक का, तो इन्होंने ये है एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, कौन से पदार्थ को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सो प्राप्त किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिप्सम। अब आपसे पूछ सकता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CaSO4 और 2H2O। अगर आप इसको हीट कर देते हैं और कितना केल्विन पे, 393 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये जो है सो CaSO4 होगा और ये हाफ H2O हो जाएगा, 1/2 H2O। ठीक है, तो यही जो है सो हमारा किसका फॉर्मूला है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है और ये जो है सो आपका जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए धोने वाला सोडा का अगर बात करें तो इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और खाने वाला सोडा का बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगर आपको धोने वाला सोडा का फॉर्मूला पूछे इसका, तो ये होता है Na2CO3, और अगर आपको खाने वाला सोडा का पूछे तो ये होता है NaHCO3। ठीक है, तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो सो बरसात के समय में पानी को साफ़ करने के लिए किया जाता है। जनरली कुओं में जो सो इसका छिड़काव किया जाता है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिप्सम। अगला प्रश्न है, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो तो जे थॉमसन ने किया था, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एक ट्रिक याद रखिएगा, होता है ईट पर नाच। ईट पर नाच का मतलब ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, यानी कि प्रोटॉन का खोज जो सो रदरफोर्ड ने किया था, और ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया था। तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो सो जे थॉमसन ने किया, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसका चार्ज जो सो पॉजिटिव होता है, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका जो सो
न्यूट्रल होता है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। जॉन डाल्टन की अगर बात करें तो इन्होंने पहली बार एटॉमिक थ्योरी दिया था, यानी कि परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है इसका डिस्कवरी कब हुआ था तो ये 1897 ईस्वी में इसका डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि का मतलब हो गया कि जो आवाज़ वापस आती है, वापस हमको सुनाई देती है टकरा करके वापस आने से, तो कहता है कि इसका साफ साफ एक ही आंसर होगा, और वो क्या है, परावर्तन, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें साउंड जो है तो आपका जाएगा और किसी न किसी माध्यम से टकरा करके फिर वापस आएगा, तो उसी के कारण हम लोग क्या होता है, प्रतिध्वनि को सुन पाते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ परावर्तन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी कौन उत्पन्न करता है, यानी कि अगर आप बीमार हो गए तो बीमार होने के बाद आप में जो एक तरह से बीमारी से लड़ने का जो क्षमता है वो कौन उत्पन्न करता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WBC, वाइट ब्लड सेल। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि वाइट ब्लड सेल को और क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग सोल्जर ऑफ द सेल भी कहते हैं, सोल्जर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो लाइफ होता है वो आपका 3 से 4 दिन का ही होता है, 3 से 4 दिन का ही इसका ज़िंदगी होता है। और इसको जो है ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से RBC है, तो RBC का जो लाइफ होता है वो 120 दिन का होता है, और इसको हम लोग इरैथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इरैथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि WBC। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा जो है, यानी कि जो इसको हम लोग करंट कहते हैं, तो करंट का जो एसआई मात्रक है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर। ठीक है, उसी तरह से आपको वाट पूछा है कि वाट किसका है, तो ये आपका पावर का, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, उसके बाद वोल्ट पूछा है, तो वोल्ट जो है सो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। और कूलम्ब जो होता है वो किसका है, आवेश का, आवेश यानी कि चार्ज का। ठीक है, यानी कि चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उसका। तो आपसे पूछा गया था विद्युत धारा का, तो वो है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ये देखिए, लोहे या इस्पात में, या लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यशद लेपन, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी कहते थे, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका लोहा रहेगा या फिर कोई भी इस्पात है उसके ऊपर जो है जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। आप हालांकि इसको बचाने का और भी तरीका, आप पेंट कर सकते हैं, ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा है कि जो यहाँ पे जस्ते का प्रयोग करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो यशद लेपन, और अंग्रेजी में इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ये देखिए, कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप जब कार चलाते हैं या फिर आप बाइक भी चलाते हैं तो उसमें जो आपका दूरी है, कितना दूर आप आज ट्रैवल किए, कुल मिलाकर के आपने कितना दूरी तय किया, तो उसको मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑडोमीटर। अगर आपसे बात करें कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये जो है सो आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। उसके बाद अगर कहें स्पीडोमीटर से, तो आप जान रहे हैं स्पीडोमीटर मतलब इससे स्पीड को मापा जाएगा कि आप कितना का स्पीड से चल रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और स्फिग्मोमैनोमीटर है, तो इससे हम लोग BP मापते हैं। BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट नहीं, BP का मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसका सही आंसर हुआ ऑडोमीटर। अगला प्रश्न है,
देखिए, दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे दूध की शुद्धता मापते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो ये है आपका लैक्टोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगर पूछे हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो हाइग्रोमीटर जो है सो ये आर्द्रता को मापता है। ठीक है, आर्द्रता को मापता है। आर्द्रता मतलब जो इन्वायरमेंट में आपका वाटर वेपर कितना होता है उसको मापता है। और फिर जो एक्जेनोमीटर है वो क्या करता है? वो जो है सो पौधों में कितना विकास हुआ, पौधों में विकास जो हुआ है उसकी वृद्धि को मापता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम लोग इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? यानी कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो हमारे बॉडी में, हमारे सेल में कहाँ पे होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइबोसोम में। केंद्रिका जो है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, और ये पूरा का पूरा सेल को कंट्रोल करता है। लाइसोसोम होता है, इसको सुसाइडल बैग या इसी को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली। और उसके बाद अभी हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल या ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, ग्रीष्म काल में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? आप देखते हैं कि इसको देसी फ्रिज भी कहते हैं। ये देखिए, ये जो है सो आपका घड़ा है, इसको हम लोग देसी फ्रिज भी कहते हैं। तो कहता है कि ये जो है सो कैसे काम करता है, आखिर किस प्रोसेस के कारण जो है सो ये इसमें पानी जब हम लोग डालते हैं तो ठंडा रहता है या ठंडा हो जाता है, वो किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाष्पीकरण के कारण। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है परासरण, विसरण और वाष्पोत्सर्जन। तो इसका क्या मतलब है? वाष्णो नहीं, वाष्पो, है ना। तो देखिए, परासरण को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब जैसे आप रात में चना डालते हैं, आप सुबह देखते हैं कि वो धीरे धीरे फूल गया, उसमें पानी अंदर चला गया, तो ये ऑस्मोसिस के कारण होता है। उसके बाद आपका विसरण है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। आप घर में आप जनरली अगरबत्ती जलाते होंगे या घर में आपके अच्छे अच्छे पकवान जब बनते हैं तो दूर से ही पता चल जाता है, अरे यार उसके घर में बहुत अच्छा एकदम टेस्टी टेस्टी फूड बन रहा है। या आप किसी होटल के बगल से जा रहे हैं तो लगेगा एकदम बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो किसके कारण उसका जो सेंट फैलता है वो जो है सो आपका डिफ्यूज़न यानी कि विसरण के कारण होता है। और ये जो है सो वाष्पोत्सर्जन जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी प्लांट से, किसी पौधे से उसका जो पत्ती होता है उससे अगर वाष्पीकरण होता है तो हम उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्न में कौन सा लोहा धातु का अयस्क है? यानी कि इसमें से अयस्क कौन है लोहे का? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेमेटाइट। अब आपसे यही जो है सो है हेमेटाइट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेलाकाइट है वो किसका अयस्क है? तो ये जो है सो आपका तांबा का अयस्क है। उसके बाद अगर बॉक्साइट पूछेगा तो ये किसका है? तो एल्यूमिनियम का है, यानी कि एल्युमिनियम जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद क्रोमाइट अगर पूछे तो ये जो है सो क्रोमियम का है। किसका है? क्रोमियम का है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हुआ हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, ये देखिए, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सूटन एवं बोबरी। यही दोनों हैं, ये सूटन है और ये बोबरी हैं। इन्होंने ये कहा था कि गुणसूत्र जो होता है वो आनुवांशिकता के वाहक हैं, यानी कि जो हमारा जो कैरेक्टर्स है हमारे माता पिता से हमें आता है। तो इसको जो है सो इन्होंने, सूटन और बोबरी ने इसका सिद्धांत दिया था। उसके बाद मेंडल की अगर बात करें तो इन्होंने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। किसका? आनुवांशिकता का। ठीक है, और अगर बात करें मुलर
तो मूलर जो है ये ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे, ग्रामोफोन। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत, तो सूटन एवं बोबरी ने दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हवा की चाल निर्भर करती है, यानी कि हवा का जो चाल होता है वो किस पर निर्भर करता है? क्या घनत्व पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, दाब पर, या तीनों से स्वतंत्र है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जो है सो तीनों से स्वतंत्र है। हवा की चाल ना तो घनत्व पर निर्भर करेगी, ना तो ताप पर, और ना ही दाब पर। हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? अब पिछले बार ये जेपीएससी में पूछ दिया, अब लोगों को लगा कि भैया घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर, मकड़ी, तो ये सब एकदम लगने लगा कि यार ये तो सब एकदम माने कीट है, अब कौन नहीं है, किसको क्या करें? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मकड़ी। अब देखिए, अब कीट नहीं है वो आप कैसे पहचानिएगा? मकड़ी को छोड़ करके ये जो ऊपर के तीनों हैं, ये तीनों में आप एक चीज़ देखिएगा कॉमन है कि सब में क्या होते हैं? पंख होते हैं, और जिसमें पंख होंगे वो कीट होंगे। अब मकड़ी में तो कभी पंख देखे नहीं हैं, तो इसका मतलब मकड़ी क्या है? यह कीट नहीं है। तो इसका सही आंसर हुआ मकड़ी, यानी यह कीट नहीं है। ये देखिए, यही मकड़ी का फोटो है। अब देखिए कहीं भी आपको इसमें से पंख नज़र नहीं आएगा। हमारा आज का 17वां प्रश्न है कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? ठीक है, तो मूंगफली का जो अत्यधिक हानिकारक रोग है वो है टिक्का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब पूछे खैरा किसका बीमारी है, किस फसल का बीमारी है? तो खैरा जो है सो वो धान में लगने वाली बीमारी है, और जो रतुआ है ये जो सो गेहूं में लगने वाली बीमारी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, और कुल मिलाकर का आज का 18वां प्रश्न, कि मृत मछली की दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? जैसे मछली जब मर जाती है, सड़ने लगती है, एकदम बहुत अजीब सा स्मेल आएगा, तो वो किसके कारण होता है ये आपसे पूछा गया है। तो वो जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि एमिनो यौगिक के कारण जो सो इस तरह का स्मेल जो है सो मछली, यानी जब मछली मर जाती है तो उससे उसका बॉडी से निकलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ एमिनो यौगिक। ठीक है, चलिए आज का 19वां प्रश्न, कि मानव रक्त में अल्कोहल का कितना प्रतिशत मृत्यु का कारण बनता है? ये जो क्वेश्चन है आपका जेपीएससी जो हुआ था, जेपीएससी 2021 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, और ये कहता है कि कितना प्रतिशत अल्कोहल जो है सो मानव शरीर में मृत्यु का कारण बन सकती है। तो कहता है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5% अगर अल्कोहल हमारे शरीर में हो जाए तो हमारी मौत हो सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सो सी सही आंसर हुआ। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो आप देखते हैं कि लिखा हुआ रहता है KB या फिर MB, है ना, या फिर GB। तो आपसे पूछा है कि 1 किलोबाइट यानी कि KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है सो पूछा गया था JSSC 2019 में। अगला प्रश्न है, जहरीली मस्टर्ड गैस है, यानी कि जो जहरीली मस्टर्ड गैस है ये क्या है? तो ये जो है सो एक तरह से द्रव्य है, यानी कि लिक्विड है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या है, साफ साफ एकदम लिक्विड जैसा नज़र आ रहा है। और इसको जो सो मस्टर्ड गैस इसलिए कहते हैं, एक तो देखने में वैसा ही लगेगा, और इसका जो सो गंध जो है वो कैसा होता है, यानी स्मेल जो होता है वो सरसों के जैसा होता है, और सरसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न है कि पौधों में सफ़ेद कली का रोग किसके कमी से होते हैं? ये देखिए पौधे की पत्ती है, अब यहाँ देखिए वाइट कलर का इसमें जो सा ऐसे हो गया है, तो ये जो बीमारी है वो किसकी कमी से होता है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिंक की कमी से जो सो पौधों में सफ़ेद कली का रोग होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए,
दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? अब दूध तो सबने पिया है, तो ये जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है कैसिन नहीं है, एक्चुअली केसिन है, यानी केसिन के कारण जो है सो इसका जो रंग होता है दूध का वो सफ़ेद होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब कहेगा लाइकोपिन, तो अभी देखिए टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। अब तो टमाटर ही बोलिए नहीं, अब तो सीधा टोमेटो बोलिए। लगभग 100 रुपये केजी हो गया है अभी टोमेटो। फिर सल्फर के कारण जो है सो आप देखते हैं जब आप प्याज को काटते हैं तो आपके आँख में लगता है कुछ पड़ गया, पूरा एकदम आंसू आने लगता है। तो जो प्याज का जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? सल्फर के कारण होता है, यानी कि प्याज में जो है सो सल्फर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर वो ऑप्शन नंबर ए केसिन। आज का अगला प्रश्न कि गेहूं की अधिक उपज देने वाली मैक्सिकन प्रजाति को किसने विकसित किया था? तो इसका जो सही आंसर है कि मैक्सिकन प्रजाति जो है वो बहुत ज़्यादा उपज देने वाली प्रजाति है गेहूं की। तो इसका जो विकसित है वो कौन किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलेग। और इनको जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। और ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे इनको कहा जाता है। अगर इंडिया में पूछता तो इंडिया में कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया में, लेकिन पूरा दुनिया में पूछे तो नॉर्मन बोरलेग की बात करेंगे। उसके बाद हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? अब देखिए हाइड्रोजन बम जो है वो परमाणु बम से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इसका जो आविष्कार है इसका जो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवर्ड टेलर ने किया था। और ये कब किया था? तो ये 1 नवंबर 1952 को इन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। मार्टिन कूपर की अगर बात करें तो इन्होंने मोबाइल सेल फोन की बात की थी। किसका? सेल फोन की। और किसका सेल फोन? तो मोबाइल जो सेल फोन है उसकी डिस्कवरी किया था, खोज किया था। J.L. बेयर्ड हैं, ये टेलीविज़न की खोज किए थे। और जो डैमलर हैं ये जो है सो उच्च गति से चलने वाले जो पेट्रोलियम के जो ईंधन है उसका आविष्कार किया था। तो ये था हमारा आज का सेशन, टॉप 25 विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नहीं मिलने का तो बात ही नहीं है, और ये कभी ना कभी पूछे गए थे एग्ज़ाम्स में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF भी आप ले सकते हैं। अगर आपने हमारा झारखंड से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखें। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर इस प्रश्न में से किसी में समझने में दिक्कत हुआ हो तो हमें आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।